जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नया एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं डीआरडीओ को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डीआरडीओ ने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के फेज 3 की शुरुआत कर दी है। इस चरण का उद्देश्य है भविष्य के खतरनाक हथियार, खासकर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और जो MIRV मिसाइल्स है उनको रोकने के लिए नई पीढ़ी के इंटरसेप्टर को विकसित करना। फेज 3 में दो नए इंटरसेप्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें से है ADAH यानी ये एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, और दूसरा होगा ADAM जो कि एंटी मिसाइल और एंटी MIRV जो मिसाइल है उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करेगी और उनको नष्ट करने के उद्देश्य से ही बनाई जा रही है। ADAH की बात करें तो ये मैक 5 से ज़्यादा की गति से उड़ने वाले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रोकने के लिए डिज़ाइन करी गई है, जबकि अगर हम ADAM की बात करें तो ये MIRV मिसाइल द्वारा छोड़े गए कई जो इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स हैं उनको एक साथ ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने की क्षमता लेकर आएगी। रूस ने भारत को Su-57 यानी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर के लिए एक व्यापक प्रस्ताव दिया है, जिसमें केवल विमान बेचने के बजाय भारत में इसके लाइसेंस उत्पादन और भारतीय सिस्टम का इंटीग्रेशन और भविष्य में संयुक्त विकास भी शामिल है। रूस भारत की जो वार्ता है वो एडवांस स्टेज पर बताई जा रही है। शुरुआत में कुछ पूरी तरीके से तैयार जो Su-57E विमान है ये भारत को दिए जाएंगे। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए भारत में लाइसेंस उत्पादन शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। रूस ने ट्विन सीट Su-57 जो वेरिएंट है उसके संयुक्त विकास की भी पेशकश करी है, जिसे भारतीय वायुसेना की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जा सकता है। भारतीय हथियारों और सिस्टम्स को Su-57E में इंटीग्रेट करने की अनुमति देने की बात भी रूस के प्रस्ताव में कही गई है। रशियन एक्सपर्ट पहले ही HAL की उत्पादन सुविधाओं को ऑडिट कर चुके हैं, क्योंकि HAL लंबे समय से Su-30 MKI का निर्माण कर रहा है, तो उसके लिए Su-57 को बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। तो देखते ये है कि भारत सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है और इंडियन एयरफोर्स का इस पे क्या रुख होता है। भारतीय वायुसेना ने 96 राफेल F4 लड़ाकू विमान को भारत में बनाने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव सामने रखा है, और रिपोर्ट के अनुसार जो है इस समय इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि इन विमानों को शुरुआत में ही कम से कम 40% जो इंडिजिनस कंटेंट है वो दिए जाए और अंतिम बैच तक इसे बढ़ाकर 60% तक मार्क को टच कर लिया जाए। 96 F4 राफेल विमान जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत बनाए जाने का प्रस्ताव है। पहले भारत में बनने वाले राफेल F4 स्टैंडर्ड में 40% जो इंडिजिनस कंपोनेंट है इनके होने की बात कही गई थी, जबकि अंतिम बैच में ये 60% तक पहुंच जाएगा। भारत ने यह शर्त जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के जरिए फ्रांस को भेजी है। फ्रांस की आधिकारिक प्रतिक्रिया सितंबर 2026 तक आने की उम्मीद है। इस लोकलाइजेशन के तहत भारत में एयरफ्रेम, एवियोनिक्स, वायरिंग, मैकेनिकल सिस्टम और कुछ मिशन उपकरणों का निर्माण भी किया जा सकता है। इसमें भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों को भी उत्पादन श्रृंखला में शामिल किया जाएगा, जिससे रक्षा उद्योग को एक बड़ा लाभ मिल सकता है। इंडियन एयरफोर्स अपने मौजूदा 36 राफेल F3R स्टैंडर्ड विमानों को भी F4 स्टैंडर्ड मानक में अपग्रेड करना चाहती है, ताकि पूरे बेड़े में समान सॉफ्टवेयर, मिशन सिस्टम और लॉजिस्टिक हो सके। ब्रह्मोस NG मिसाइल की फ्लाइट टेस्टिंग फिलहाल शुरू नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने इनकी आवश्यकताओं में बदलाव किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की मैनेजिंग को डायरेक्टर एलेक्जेंडर मक्सिचेव ने पुष्टि करी है कि मिसाइल का रीडिजाइन किया जा रहा है और इसमें लगभग 1 साल का अतिरिक्त समय लग सकता है। दरअसल भारतीय वायुसेना कुछ नए बदलाव चाहती है, जिसमें बेहतर टर्मिनल मनूवरबिलिटी होगी। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि ब्रह्मोस NG लक्ष्य के करीब पहुंचकर तेज टर्न और इवेजिव मनूवर कर सके। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। दूसरा, स्वदेशी एसा सीकर। रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स एक इंडिजिनस एसा सीकर भी चाहती है। एसा सीकर के फायदे ये होंगे कि बेहतर टारगेट ट्रैकिंग देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के अगेंस्ट अधिक सुरक्षा भी मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और दूसरे व्यापक बदलाव किए जाएंगे और इसकी वजह से यहाँ पर 1 वर्ष का जो अतिरिक्त समय है ये लग सकता है। मौजूदा ब्रह्मोस से काफी छोटी होगी और ये तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 1 अल्फा, राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे भारी भरकम लड़ाकू विमानों में भी आराम से ये ऑपरेट की जा सकेगी। रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन सारी खबरों का खंडन कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ F414 इंजन की बातचीत पूरी तरीके से ठप हो गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। पहले आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के बीच में F414 इंजन को लेकर जो डील है वो कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य व्यावसायिक शर्तों पर अटक गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि एक F414 इंजन की अनुमानित लागत तकरीबन 70 से 80 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 3 गुना हो गई है, जिससे बातचीत में गतिरोध पैदा हुआ।
क्योंकि F414 इंजन तेजस मार्क 2 एम का मार्क 1 और टेडबीएफ तीनों कार्यक्रमों के लिए चुना गया है, इसलिए इन खबरों ने इन परियोजनाओं में देरी की आशंका जताई थी। हालांकि एनडीटीवी प्रॉफिट की नई रिपोर्ट के अनुसार एचएएल और जीई के बीच में तेजस मार्क 2 के लिए लाइसेंस प्रोडक्शन पर बातचीत सामान्य रूप से जारी है। असली मतभेद एमका कार्यक्रम से जुड़ी अलग अलग व्यावसायिक बातचीत में है, जिनमें कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, औद्योगिक भागीदारी और भविष्य के उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही है। यानी एचएएल के तेजस मार्क 2 वाले डील और एमका से जुड़ी बातचीत दो अलग अलग ट्रैक पर चल रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।